हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा डाई से रिलेटेड मैंने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं मैं यहाँ पर आपके लिए। टॉपिक का नाम आज होने वाला है एजोइक डाई। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, दीज आर एजोइक डाइज। एजोइक डाइज होता क्या है, तो सबसे पहली चीज बात को समझिए, एजोइक डाई को किस किस नाम से जाना जाता है। जनरली जो हमारा एजोइक डाई है उसको तो सबसे पहले नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं मैजिक कलर। ये जो हमारा एजोइक डाई है इसको क्या बोलते हैं, मैजिक कलर। मैजिक कलर बोलते हैं। एजोइक डाई को हम आइस कलर के नाम से भी जानते हैं, एजोइक डाई को हम इनग्रेन डाई के नाम से भी जानते हैं। अब एजोइक डाई को बहुत सारे नेम्स के जाना जाता है, जैसे हमारा मैजिक कलर हो गया, आइस कलर हो गया और इनग्रेन डाई। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले एजोइक डाई एक्चुअली में क्या होता है। देखिए, जो हमारा एजोइक डाई है ये रेडीमेड डाई नहीं होता। रेडीमेड डाई का मतलब है कि आपको कुछ भी करना होगा, आपको इसको बनाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर दो चीजों को मिलाने पर तीसरा कंपाउंड बनता है और उसी से आप कलर करोगे। ये है एजोइक डाई की खासियत। मतलब एजोइक डाई में बात ये है कि आपको ये डायरेक्ट मार्केट से, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मार्केट से मिला, आपने घोला, उसको कलर हुआ, बस कपड़े को डाल दिया, कलर हो गया। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको कलर खुद बनाना पड़ेगा। ये टाइम लगता है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग है तो इसका कहीं ना कहीं एक फायदा है। तो फायदा क्या क्या है वो सारी चीजें आज हम देखेंगे, और इसमें क्या क्या नुकसान है ये भी सारी चीजें को बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एजोइक डाई। क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसके एजोइक डाइज के। तो देखिए, सबसे पहली चीज, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। हमारा जो एजोइक डाई है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, मतलब वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो वाटर में इनसॉल्युबल तो इसको सॉल्युबल बनाना पड़ेगा। जनरली जो हमारा एजोइक डाई होता है वो सेलुलोज फाइबर्स पर ही अट्रैक्शन बनाता है, मतलब एफिनिटी रखता है। तो हम इसको सेलुलोज फाइबर पे ही करते हैं, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, लिनन हो गया, रेयन हो गया, सॉरी रेयन नहीं, लिनन। क्लियर, ये सारी चीजों पर ये काम करता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब इनसॉल्युबल इन वाटर होगा तो इसको सॉल्युबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बाद में देखेंगे। दे आर नॉट रेडीमेड डाई। दे आर नॉट रेडीमेड डाई का मतलब ये रेडीमेड नहीं होते, मार्केट से आए आप इसको पानी में घोले और घोल के काम कर लिए, ये ऐसे नहीं होंगे। इनके लिए कुछ और फंडा होगा। द कलर आर फॉर्म्ड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ नैप्थॉल्स एंड बेस। देखिए, इसमें दो चीजें होती है, दो चीजें होती हैं। एक कंपाउंड होता है नेप्थॉल और दूसरा होता है बेस। जब तक नेप्थॉल बेस के साथ नहीं मिलेगा तब तक कलर आएगा ही नहीं। ध्यान से समझिए, ये दोनों कलरलेस कंपाउंड है। ये दोनों क्या है, कलरलेस कंपाउंड। मतलब ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है। लेकिन जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो एक नया कलर बनता है, एक नए कलर बनते हैं उनके उनके इन दोनों के मिलने के थ्रू। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द कलर आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ नेप्थॉल्स एंड बेसिस। मतलब अलग अलग टाइप्स के बहुत सारे नेप्थॉल्स आते हैं। केमिकल जो होता है बहुत सारा नेप्थॉल आता है, जैसे नेप्थॉल ASW, ये सारी चीजें आती है ना। जैसे एक नेप्थॉल है, एक बेस के साथ मिलेगा तो कलर कुछ और देगा, यही नेप्थॉल दूसरे बेस के साथ मिलेगा तो कलर कुछ और देगा, यही नेप्थॉल तीसरे बेस के साथ मिलेगा तो कलर कुछ और देगा। तो इसके फायदे हैं, बहुत सारे कलर्स हम बना सकते हैं इसमें। एजोइक डाई में लगभग बहुत सारे कलर्स हम बना सकते हैं। दे हैव गुड वॉशिंग एंड लाइट फास्टनेस। मतलब एजोइक डाइज की खासियत यह है कि इसका जो वॉशिंग फास्टनेस है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। तो यहाँ पे देखिए, दे हैव गुड वॉशिंग फास्टनेस, मतलब एक बार फैब्रिक के ऊपर चढ़ गया तो फिर उसके बाद वो कपड़े से जल्दी निकलता नहीं है। एंड लाइट फास्टनेस, इसकी लाइट फास्टनेस और वॉशिंग फास्टनेस दोनों अच्छी होती है। बात करते हैं इसकी क्या डीमेरिट्स है। तो यहाँ पे लिखा हुआ दे हैव पुअर रबिंग फास्टनेस। अब इसकी सबसे बेकार खासियत यह है कि इसकी रबिंग फास्टनेस बहुत घटिया होती है, बहुत बेकार होती है। मतलब रबिंग फास्टनेस क्यों घटिया होगी भाई, जो डाई हमारे फाइबर के अंदर नहीं जाएंगे, सरफेस पे रह जाएंगे, तो सरफेस पे इनसॉल्युबल होते हैं तो वो बाहर निकलने लगते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं रबिंग फास्टनेस उसका बेहतर नहीं है। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ एजोइक डाई। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एजोइक डाई। एजोइक डाई में 4 स्टेजेस होते हैं। एजोइक डाई को करने के लिए आपके पास 4 स्टेजेस आएंगे, 4 काम करना पड़ेगा आपको। पहला काम है नैप्थोलेशन। नैप्थोलेशन मतलब है कि नैप्थॉल को प्रिपेयर करना। नैप्थॉल मतलब ये चीज है जो हमारा पहला कंपोनेंट है, इसको हमें प्रिपेयर करना होगा। और इसको प्रिपेयर करने के बाद इसके अंदर हम फाइबर डालेंगे, अपने जो फैब्रिक होंगे, जो हमारा फाइबर होगा उसको हम डालेंगे इसके अंदर, नैप्थॉल के अंदर। फिर हमारा डाई एजोटाइजेशन। डाई एजोटाइजेशन का प्रोसेस होता है बेस बनाने का। पहले नैप्थॉल बनाएंगे, फिर उसके बाद बेस बनाएंगे। तो नैप्थॉल बनाने का प्रोसेस को बोलते हैं नैप्थोलाइजेशन, यहाँ पे लिखा है मैंने नैप्थॉल प्रिपरेशन। और बेस के बनाने को प्रोसेस को बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन। डाई एजोटाइजेशन, डाई एजोटाइजेशन। बेस प्रिपरेशन के प्रोसेस को बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन। कपलिंग स्टेप क्या होता है, कपलिंग मतलब कपल बनना, मतलब एक साथ मिलना। तो नैप्थॉल और बेस जहां पर जब एक साथ मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कपलिंग प्रोसेस बोलते हैं, कपलिंग स्टेप बोलते हैं। फिर उसके बाद सॉपिंग क्यों करते हैं, उसकी रबिंग फास्टनेस को कम करने के लिए, कि भाई रबिंग फास्टनेस उसकी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाए, इस वजह से हम क्या करते हैं, सॉपिंग प्रोसेस करते हैं। तो ये 4 स्टेजेस हैं। जनरली एप्लीकेशन ऑफ एजोइक डाई में ये पूछा जाता है कि एजोइक डाई के कितने स्टेजेस होते हैं। जैसे हमने व्हाइट डाई में ढेर सारे स्टेजेस हैं, तो 3 स्टेजेस हैं, वैसे ही हमारा एजोइक डाई में 3-4 स्टेजेस हैं। नैप्थोलेशंस, डाई एजोटाइजेशंस, कपलिंग स्टेप्स और सोपिंग। ओके, बात करते हैं। सबसे पहली चीज यहां पर रेसिपी आपके सामने लिख दी गई है।
अब इस रेसिपी पे काम करेंगे। तो काम कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, कैसे काम करेंगे आप, कैसे काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको क्या बनाना होगा, सबसे पहले नेप्थॉल बनाना होगा। तो नेप्थॉल बनाएंगे कैसे, यहाँ पर मैंने चीजें लिखी हैं, पर थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। नेप्थॉल को सबसे पहले बनाने के लिए क्या करिए कि आप मान लीजिए कि किसी कपड़े को कर रहे हैं, या किसी कपड़े को कर रहे हैं, या किसी यान को कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से ml रेशियो ले लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 1:20 लिया है मैंने, 1:20, ये धागे के लिए है। तो आप धागे के लिए कर रहे हैं तो धागे के लिए लेगा, अगर कपड़े पे कर रहे हैं तो कपड़े के लिए अलग होगा। तो 1:20 मैंने ले लिया। अब लीटर आ गया, तो उसके हिसाब से जैसे मान लीजिए कि आपका पानी आया, आपका पानी मतलब जो हमारा लीकर आया, वाटर आया, वो 20 लीटर आया। कितना आया भाई, 20 लीटर आया। तो 20 लीटर पानी आ गया। अब 20 लीटर में क्या क्या चीजें डालेंगे वो देखिए, पहले समझिएगा ध्यान से। 20 लीटर हमारा पानी आ गया, तो 20 लीटर पानी में से हम क्या करेंगे, 20 लीटर पानी को गर्म कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गर्म कर लेंगे। पानी को थोड़ा गर्म करेंगे। जब पानी को गर्म करेंगे, एकदम खौलाना नहीं है, गर्म करना है। गर्म करने का मतलब होता है 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पे हमें उसको लेके जाना है। इससे पहले थोड़ा सा पेस्ट भी बना सकते हैं आप, बट ठीक है, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पे ले जाइए। पानी को गर्म कर, पानी को गर्म करने के बाद उसको हटा दीजिए, मतलब उसको गर्म, हमेशा गर्म नहीं करना है। गर्म करने के बाद उसको, गैस को बंद कर देना है। अब आपको क्या करना है, इसका पेस्ट बनाना होगा, नेप्थॉल का पेस्ट बनाना होगा। नेप्थॉल पाउडर के फॉर्म में आता है, तो नेप्थॉल को आपको पेस्ट बनाना होगा। इसके लिए क्या करिए, वेटिंग एजेंट ले लीजिए। वेटिंग एजेंट TRO ले सकते हैं। जैसे समझिए कि आप ऐसा बर्तन ले लीजिए, बर्तन में आप नेप्थॉल का पाउडर डाल दीजिए। नेप्थॉल डाल दिया आपने, देखिए यहाँ पे लिया है मैंने 1 लीटर में 1 ग्राम, तो 20 लीटर में क्या ग्राम जाएगा, 20 ग्राम जाएगा। 20 लीटर में क्या ग्राम जाएगा, 20 ग्राम जाएगा। तो हमने क्या किया, 20 ग्राम यहाँ पे मान लीजिए 20 ग्राम हमने नेप्थॉल ले लिया। अब 20 ग्राम नेप्थॉल के हिसाब से हम इसमें क्या डालेंगे, वेटिंग एजेंट डालेंगे। 20 ml हमने क्या कर दिया, वेटिंग एजेंट डाल देंगे। फिर इसको पेस्ट मिलाएंगे। पेस्ट मतलब इसको गाढ़ा करेंगे, मिलाएंगे उसमें। तो पेस्ट मिलाएंगे ना, तो ऐसे पेस्ट की तरह हो जाएगा, मतलब उस पेस्ट को मिलाएंगे, अच्छे से मिलाएंगे कि भाई सब कुछ एकदम मिल जाए अच्छे से। अब वेटिंग एजेंट के बाद हम उसमें डालेंगे वाटर। क्या डालेंगे, सबसे पहले वाटर आप कितना डालेंगे, 20 लीटर जो भी पानी है, आप 20 लीटर का पानी ही पूरा डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। 20 लीटर का पानी डाल दीजिए, उसी में घोल दीजिए। अब 20 लीटर का पानी डालने के बाद आप उसमें क्या डालिए, NaOH। NaOH क्या काम करता है, सिंपल सी बात है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो हमारा नेप्थॉल और बेस है, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो जब ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, तो जो हमारा कास्टिक होता है, कास्टिक क्या करता है, इसको सॉल्युबल फॉर्म में बनाता है। क्या बनाता है, सॉल्युबल फॉर्म में। तो ये जो हमारा कास्टिक आपको दिख रहा है यहाँ पे, NaOH जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा NaOH क्या काम करता है, इसको सॉल्युबल फॉर्म में बनाने का कोशिश करता है। तो हमारा जो नेप्थॉल होता है वो सॉल्युबल फॉर्म में हो गया। अब सॉल्युबल फॉर्म में होने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, अपने यार धागे को या फिर कपड़े को डुबो को अच्छे से डुबो के, अच्छे से डीप करके रख देंगे। और रखेंगे कितने टाइम तक, 20 से 30 मिनट। कितने टाइम तक, 20 से 30 मिनट। यहां पर मैंने लिखा है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब आप समझ रहे हैं, जब आप किसी भी पानी को गर्म करेंगे 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पे, वो धीरे धीरे 10 मिनट में वो ठंडा होने लगेगा। ठंडा और 10 मिनट बचेगा तो और रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो जो हमारा प्रोसेस होगा एक्चुअली वो हमारा रूम टेम्परेचर पे होता है। अब मान लीजिए कि एग्जॉशन अच्छे से नहीं हुआ। एग्जॉशन का मतलब है कि जो हमारा नेप्थॉल है वो फाइबर पे अच्छे से नहीं चढ़ा, तो आप ग्लेवर सॉल्ट का भी यूज कर सकते हैं। 20 से 30 GPL तक आप ग्लेवर सॉल्ट यूज कर सकते हैं। 20 से 30 GPL तक आप ग्लेवर सॉल्ट यूज कर सकते हैं। ग्लेवर सॉल्ट आप जानते हैं एग्जॉस्टिंग एजेंट है। तो अगर नेप्थोलाइजेशन अगर आपका अच्छे से नहीं हो रहा है, तो आप इसमें ग्लेवर सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं। मतलब एक बार फाइबर या फैब्रिक को नेप्थोलाइजेशन बात में, नेप्थॉल बात में ऐसे डुबो दीजिए। फिर देखिए अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा नमक डाल के उसको घोल दीजिए, फिर डाल दीजिए, फिर छोड़ दीजिए। 20 से 30 मिनट तक छोड़ देंगे। अब हमारा ये प्रोसेस चल रहा होगा। जब हमारा ये प्रोसेस होगा, मतलब जैसे ही हम फाइबर को डाल देंगे या फैब्रिक को डाल देंगे, अब इसके बाद हमारे पास कितना टाइम है, 20 से 30 मिनट। 20 से 30 मिनट उसको छोड़ देंगे। अब ये जो 20 से 30 मिनट है, हम क्या बनाएंगे, बेस की रेसिपी बनाएंगे। किसकी रेसिपी बनाएंगे, बेस की। अब बेस की रेसिपी क्यों बनाते हैं, तो सिंपल सी बात है, ये जो हमारा बेस है ये कलर गिविंग कंपाउंड है। क्या, कौन सी कंपाउंड है, कलर। मतलब एक्चुअल जो कलर है यहाँ पे हमें कलर ये बनाता है, ये हमारा कलर का बनाने का काम है, और ये हमारा अट्रैक्ट करने का काम है। कलर और अट्रैक्शन ये बाइंडिंग का काम करता है। मतलब समझ लो कि फाइबर के साथ बैंड ये बनाएगा और ये कलर है, कलर हमारा, कलर ये और फाइबर तो इन्हों एक साथ मिलेंगे। चलिए देखिए ध्यान से समझिए। अब हम क्या करेंगे, कलर बनाएंगे। तो कलर के लिए हमारा बेस रेसिपी है। सबसे पहले फास्ट बेस, हमारा जो बेस होता है, बेस को जब लेंगे हम, तो आप ध्यान दीजिएगा यहां पर बेस बनाने के लिए आपके पास जितना ठंडा पानी हो सके, इसलिए यहां पे वर्ड लिखा हुआ है आइस कलर। आप यहां पर बर्फ यूज करोगे तो और बेहतर है बेस बनाने के लिए। अगर आपने बर्फ यूज किया तो आपके लिए बहुत बेहतर है। तो हम क्या करते हैं, बहुत ठंडा पानी लेते हैं, बहुत ठंडा, आप समझ सकते हो, मैंने बोल दिया बर्फ तो मतलब बहुत ठंडा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कूल एंड कूल टेम्परेचर, ठंडा ही ठंडा पानी। चलिए, तो उस पानी के हिसाब से आप क्या करिए कि फास्ट बेस ले लीजिए। बेस आपने देखा होगा,
1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपने बेस लिया, उसमें डालिए HCl। क्या डालेंगे आप? HCl। अब HCl क्या काम करता है? सिंपल सी बात है, देखिए समझिएगा। बेस भी हमारा इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है। बेस किस फॉर्म में होता है? इनसॉल्युबल फॉर्म में। तो बेस को सॉल्युबल बनाने के लिए कौन रिएक्ट करवाता है? HCl। HCl जब हमारा HCl बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्लोराइड बेस बनाता है। हाइड्रोक्लोराइड बेस बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोक्लोराइड बेस। अब ये जो हाइड्रोक्लोराइड बेस है ये हमारा क्या है? सॉल्युबल फॉर्म में हो जाता है। किस फॉर्म में हो जाता है? सॉल्युबल फॉर्म में। ध्यान से समझिएगा, मैं जो बोल रहा हूं उस चीज को ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला कि बेस को हम रिएक्ट करवा, बेस जो बेस पाउडर होगा, बेस में हम क्या मिलाएंगे? HCl। HCl देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 1 ml पर लीटर। 1 ml पर लीटर मतलब 1 लीटर में 1 ml। तो 1 लीटर में 1 ml तो 20 लीटर आएगा, तो 20 ml के साथ ये बेस को भी उसमें मिलाइएगा। अब ये जो बेस होता है, बेस क्या करता है? उसके साथ रिएक्ट करके किस फॉर्म में हो जाता है? सॉल्युबल फॉर्म में हो जाता है। अब अभी सॉल्युबल फॉर्म में होगा, अभी कलर नहीं बना। क्या नहीं बना? कलर नहीं बना। अब कलर बनाने के लिए हम क्या डालते हैं इसमें? सोडियम नाइट्राइट। अब ये सोडियम नाइट्राइट क्या काम करता है? सिंपल सी बात है, देखिए जो हमारा सोडियम नाइट्राइट होता है, जो हमारा सोडियम नाइट्राइट, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। जब हमारा फास्ट बेस HCl के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्लोराइड बेस बनता है, हाइड्रोक्लोराइड बेस बनता है। अब जब HCl, जो हमारा थोड़ा सा HCl तो बचा होगा ना, ये HCl रिएक्ट करता है सोडियम नाइट्राइट से। तो सोडियम नाइट्राइट से जब हमारा रिएक्ट करता है तो नाइट्रिक एसिड बनता है। क्या बनता है? नाइट्रिक एसिड। देखिए यहां पर चीजों को समझिएगा भाई लोग, आप लोग समझिएगा। जब हमारा HCl, देखिए ध्यान से, बस मैं ऐसे रफली बना दे रहा हूं, यहाँ पे कहां रिएक्शन कराऊंगा। HCl जब हमारा नाइट्रिक एसिड ये जो सोडियम नाइट्रेट है NaNO2 के साथ जब रिएक्ट करवाता है तो क्या बनता है? HNO3 बनता है। क्या बनता है? HNO3। वो रिएक्शन आप देख लेना, मैं दे भी दूंगा। तो देखिए HCl और NaNO2 जब रिएक्ट होता है तो क्या बनता है? HNO3। अब ये जो HNO3 है, ये HNO3 है, जब हमारा बेस HCl के साथ रिएक्ट करवाया था तो क्या बना था? क्या बना था? क्या बना था? क्या बना था? हाइड्रोक्लोराइड बेस बना था। क्या बना था भाई? हाइड्रोक्लोराइड बेस। देखिए HCl NaNO2 के साथ रिएक्ट करवाएगा तो क्या बनेगा? नाइट्रिक एसिड। अब ये जो नाइट्रिक एसिड है ये हमारा हाइड्रोक्लोराइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा। हाइड्रोक्लोराइड बेस के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा, देखिए मैं क्या बोलने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। ये जो हमारा नाइट्रिक एसिड है, एक्चुअली मतलब हमारा NaNO2 का रिएक्शन करवाने का हमारा नाइट्रिक एसिड बनाना। जैसे ही हमारा नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोराइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, वहां पर बनेगा हमारा कलर गिविंग कंपाउंड। कलर गिविंग कंपाउंड क्या होता है? डाई एजोनियम सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? डाई एजोनियम सॉल्ट। अब आप अगर ध्यान से मेरे वीडियोस को अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया होगा कि जिसमें एजो ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप होता है? एजो ग्रुप। क्या बोला मैंने? एजो ग्रुप। एजो ग्रुप, जिसमें एजो ग्रुप, तो मैंने यहां पर बोला है, कुछ बोला है, सुनिए ध्यान से। डाई एजोनियम कंपाउंड। डाई एजोनियम कंपाउंड मतलब एजो ग्रुप आ रहा है। अब हमारा कलर गिविंग कंपाउंड आ गया हमारे पास। तो जब हमारा सोडियम नाइट्राइट रिएक्ट करवाता है तो यहीं से हमारा कलर गिविंग कंपाउंड आ जाता है। कौन सा कंपाउंड आ जाता है? कलर गिविंग कंपाउंड। लेकिन ध्यान से समझिएगा, सोडियम नाइट्राइट को ड्रॉप के फॉर्म में डालिएगा। मतलब इसको 10 से 15 मिनट में धीरे 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 एक एक ड्रॉप डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि ये जो सोडियम नाइट्राइट जब आप HCl में डालोगे ना तो वो बहुत तेजी के साथ फोम बनाएगा। तो फोम ना क्रिएट हो उसके लिए हम क्या करते हैं? ड्रॉप वाइज डालते हैं। मतलब 10 से 15 मिनट में आप इसको डालना है। तो सोडियम नाइट्राइट डाल दिया। सोडियम नाइट्राइट के डालने के बाद हमारा डाई एजोनियम कंपाउंड बन गया, मतलब कलर गिविंग कंपाउंड बन गया। लेकिन आपको बेस कलर दिखेगा नहीं। डाई एजोनियम कंपाउंड का मतलब है कि हमने कलर को बना लिया है। अब कलर को बना लिया तो आप चीजों पे ध्यान दीजिए। कलर तो बन गया, लेकिन कलर को बनाने के साथ साथ उस पर और भी इसके अंदर बहुत सारा मटेरियल गया हुआ है, उन चीजों पे भी ध्यान देना। तो उन चीजों पे ध्यान देने के लिए आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उम्मीद आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से रिवाइज करके वीडियोस को पढ़ लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा फिर। अब ध्यान दीजिए भाइयों, देखिए HCl ऑफ सोडियम नाइट्राइट, यहाँ पे हमारा कलर हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए, हमने HCl डाला। अब HCl के साथ साथ सोडियम नाइट्राइट जब रिएक्ट किया था तो HCl डाला, HCl है, और HCl के साथ साथ HNO3 है, मतलब नाइट्रिक एसिड है। तो सोचिए ये कितने ऑर्गेनिक हमारा जो मिनरल एसिड है, ये जो हमारे मिनरल एसिड है, ये हमारे फाइबर को कितना ज़्यादा हार्मफुल करेंगे। तो फाइबर को एसिड हार्मफुल करेगा। और आपको ये भी बता दूं कि जो हमारा एजो डाई है, एजो डाई का जो pH होता है कलर बनाने का, मतलब जो अच्छा pH होता है कि जिस पर कलर बहुत बेहतर तरीके से आएगा, वो होता है 5 to 6। क्या होता है? 5 to 6।
तो 5 to 6 हमें रखना है। तो HCl और HNO3 जब मिलेगा तो इसका pH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, खटाक से एसिडिक मीडियम में जाएगा, और एसिडिक मीडियम में जाने की वजह से हमारा जो डाई है वो खराब हो जाएगा, जो हमारा फाइबर है वो भी डैमेज हो जाएगा। तो अब हमें इसको क्या करना होगा, इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या डालते हैं, सोडियम एसीटेट डालते हैं। क्या डालते हैं, सोडियम एसीटेट। अब ये जो सोडियम एसीटेट है, ध्यान से समझिएगा क्या मैं बोल रहा हूं। अब ये जो सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट इन दोनों के साथ रिएक्ट करवा के, मतलब जो हमारा HCl है और HNO3 है, इनके साथ रिएक्ट करवा के बना देता है एसिटिक एसिड। और आप जानते हैं एसिटिक एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, मतलब कमजोर होता है वो। तो अब ये जो सोडियम एसीटेट डालते हैं वो किसकी वजह से डालते हैं, सोडियम एसीटेट क्यों डाले, क्योंकि इसका पीएच हमें कम कर बढ़ा देना है। मतलब अब जाए एसिड में जाएंगे तो पीएच कम हो जाता है ना, 1 2 3 4 तो कम हो जाएगा, तो अब हमें बढ़ाना है पीएच बढ़ाने के लिए हम क्या डालते हैं, सोडियम एसीटेट, कि हमारा जो हमारा पीएच है वो एसिडिक मीडियम, ज्यादा एसिडिक ना रहे, थोड़ा सा और नीचे आ जाए। सोडियम एसीटेट डाल दिया। अब सोडियम एसीटेट के बाद हमने देखिए यहाँ पे डाला हुआ है एल्यूमिनियम सल्फेट। अरे भाई कितना केमिकल यूज कर रहे हो, एल्यूमिनियम सल्फेट क्यों डाल रहे हो, जबकि इतना सारी चीजें डाल दी, अब एल्यूमिनियम सल्फेट क्यों डाल रहे हो। तो भाई साहब सिंपल सी बात है, आप थोड़ा ध्यान से समझो। यहाँ पर हमने नेफ्थोलाइजेशन में क्या यूज किया है, कास्टिक, और कास्टिक का पीएच कितना होता है, 12 से 13 तक होता है उसका पीएच, और आपका डाई करने का पीएच क्या है, 5 to 6। तो आपको इसका भी पीएच तो मेंटेन करना पड़ेगा ना भाई। इसका पीएच मेंटेन करने के लिए हम क्या डालते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट। हम बेस में ही एल्यूमिनियम सल्फेट डाल देते हैं। अब बेस में एल्यूमिनियम सल्फेट डाल देंगे, बेस में एल्यूमिनियम सल्फेट डाल दिया। एल्यूमिनियम सल्फेट किसको कंट्रोल करता है, एल्कलाइन मीडियम को कंट्रोल करता है। अब ये हमारा एल्कलाइन कौन है, NaOH। भाई जैसे ही हम इसमें से कपड़ा उतार के इसमें लाएंगे तो वैसे ही हमारा, जिसमें तो NaOH है ना, तो उसको मेंटेन करने के लिए कौन बैठा हुआ है यहाँ पे, एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, टेम्परेचर कितना देंगे, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर जो है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आपका, मैं यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर रहा था। ओके, टेम्परेचर आपका रूम टेम्परेचर, जैसे मैंने बोला कि आप जितना ठंडा हो सके, जितना ठंडा हो सके, जितना ठंडा हो सके उतना ठंडा पानी ले लो, जितना ठंडा हो सके आप उतना ठंडा पानी ले लो। और यहाँ पर आप HCl, यहाँ पे पानी आप ले लेना, पहले ही पानी ले लेना, मतलब पानी ले लेना, पानी में बेस डाल देना, फिर HCl डाल देना, ऐसे करना। पानी ठंडा रहे, जितना ठंडा रहेगा उतना मजा आएगा, उतना कलर आपका अच्छा दिखेगा। ओके, टेम्परेचर क्या है, रूम टेम्परेचर कूल है। ml रेशियो 1:20, मैंने धागे पे कर रहा हूं तो 1:20 लिया मैंने। टाइम देख लिया 15 से 20 मिनट, मतलब ये जो प्रोसेस है ये 15 से 20 मिनट में आपका रेडी होके तैयार हो जाएगा। 20 मतलब 15 से 20 मिनट यहाँ पर टाइम देना होगा आपको, इसलिए यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट को धीरे धीरे बूंद बूंद करके डालेंगे। अब बेस तैयार हो गया। अब ये जो बेस तैयार हो गया, अब बेस के बाउल को हम एक जगह रखेंगे, और बेस के बाउल को हम एक जगह रखेंगे। एक जगह रखने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा नेफ्थॉल वाला कपड़ा है, जो हमारा नेफ्थॉल वाला कपड़ा है, उस नेफ्थॉल वाले कपड़े को हम निकालेंगे, उसको स्क्वीज करेंगे। स्क्वीज मतलब अच्छे से स्क्वीज करिएगा, अच्छे से इसको एक बार स्टेयर करके भी अच्छे से स्क्वीज कर दीजिएगा, कपड़े को अच्छे से स्क्वीज कर दीजिएगा। और स्क्वीज करने के बाद एक चीज ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि कपड़े को स्क्वीज करके छोड़ दिए कुछ टाइम के लिए, अच्छा कुछ टाइम बाद जाएंगे डालेंगे, खराब हो जाएगा आपका डाई, जो हमारा फैब्रिक है वो खराब हो जाएगा। दूसरी चीज, डाई जो हमारा फैब्रिक है उसको स्क्विच करके अच्छे से फैला लेना है, कि हमारा जो भी कपलिंग सिस्टम हो रहा है, कपलिंग का मतलब कलर जो जनरेट होगा वो अच्छे से हो। तो अब हम क्या करेंगे, कपड़े को अच्छे से निचोड़ लेंगे, अच्छे से निचोड़िएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिएगा। मतलब आप अगर बेहतर हो तो हाइड्रो स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास, आप अगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। फिर उस कपड़े को ले आइएगा, तुरंत ले आइएगा, तुरंत किसमें लाएंगे, तुरंत लाइएगा, और बेस में ऐसे करके ऐसे डाल दीजिएगा। फिर 2 बार ऐसे ऊपर नीचे करिएगा, ज्यादा नहीं, एक बार डालिए, फिर एक बार स्टीयर करिए अच्छे से, उसको हवा में मत लाइएगा, अंदर ही डुबो दीजिएगा। अंदर उसको 5 से 10 मिनट तक छोड़ दिए उस बच्चे को। 5 से 10 मिनट बाद आप देखेंगे क्या कलर निकल के आता है उसका, एजो डाई का। बहुत बढ़िया कलर आपको दिखेगा, बहुत बढ़िया कलर दिखेगा। क्लियर, समझ में आया। अब ये सारी चीजें तो हो गई, अब हमने फैब्रिक भी कर दिया, बस वहां पे 5 मिनट बेस के साथ आपका रिएक्शन कितना होगा, 5 मिनट। 5 मिनट बहुत है, 5 मिनट तो बहुत है। अब मैंने यहाँ पर प्रोसीजर लिखा हुआ है कैसे करते हैं, ये चीजें मैं आपको बता देता हूँ फटाफट, इसको देख लीजिए, फिर इसके बाद काम करते हैं आगे। ओके, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जो भी आपका कपड़ा होगा वो स्कॉर्ड और ब्लीच होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्कॉर्ड भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ब्लीच्ड होना चाहिए। ब्लीच्ड और स्कॉर्ड होने के बाद हम किसका प्रिपरेशन करेंगे, नेफ्थोलेशन का। किसका प्रिपरेशन करेंगे, नेफ्थॉल का। नेफ्थॉल में हम क्या डाल देंगे, अपने कपड़े को डाल देंगे। कपड़े को डालने के बाद कपड़े को निकालेंगे, मतलब आप जानते हो बेस हम प्रिपेयर कर लेंगे। बेस प्रिपेयर हो गया, बेस प्रिपेयर होने के बाद स्क्वीजिंग देख रहे हैं, नेफ्थोलेशन जो हमारा नेफ्थॉल है, इसके कपड़े को हम ऐसे निचोड़ेंगे अच्छे से निचोड़ने के बाद हम डेवलप करेंगे। डेवलपिंग का मतलब होता है कपलिंग। कौन सा प्रोसेस इसको बोलते हैं, कपलिंग। डेवलपिंग का मतलब हो गया कपलिंग, तो हमारा कपलिंग प्रोसेस हो जाएगा। कपलिंग प्रोसेस किसमें होगा, बेस रेसिपी में, बेस वाले में।
अब कपलिंग हो गया, कपलिंग होने के बाद फिर हम कपड़े को अच्छे से निचोड़ देंगे, फिर अच्छे से निचोड़ देंगे। अच्छे से निचोड़ने के बाद रिंस विथ 1 ग्राम HCl। अच्छा, 1 ग्राम पर लीटर HCl क्यों हम यूज कर रहे हैं? तो भाई साहब कितना भी आप एल्यूमिनियम सल्फेट डाल दो, कहीं ना कहीं अगर कास्टिक की मात्रा उसमें रह जाएगी तो वो आपका आगे चल के प्रोसेस करने में खराबी होगा। तो हम रिंजिंग करते हैं, न्यूट्रलाइजिंग करते हैं, उसको प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइज करना। तो हम NaOH कास्टिक को आप न्यूट्रलाइज करोगे 1 ग्राम पर लीटर HCl से। एसिटिक एसिड भी आप यूज कर सकते हो, कोई वो नहीं है। तो रिंजिंग हम कर देंगे इसमें। फिर रिंजिंग करने के बाद हम करेंगे सोपिंग। आप जानते हो सोपिंग क्यों करते हैं? देखिए सिंपल सी बात है, जो हमारा बेस डाई है, ये जो बेस डाई है, जब हमारा कपलिंग प्रोसेस हो जाता है और जब आप उसको हवा में ले आते हो तो वो इनसॉल्युबल फॉर्म में हो जाता है। अब इनसॉल्युबल जो डाई फाइबर के अंदर गया तो वो तो गया, लेकिन जो फाइबर के सरफेस पे वो तो इनसॉल्युबल हो गया, वो तो पाउडर की तरह ऐसे झरने लगेगा। तो इसको झरने को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब झर जाए पूरा भाई, खत्म ही हो जाए, बार बार झरे ना। जब बार बार डाई निकलेगी तो आप किसी भी कस्टमर को दोगे तो वो तो बोलेगा भाई साहब मेरे को कपड़े खराब दे दिए उसने। तो हम क्या करते हैं, सोपिंग प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोपिंग, सोपिंग एट बॉयल, मतलब हमारा जो प्रोसेस होगा वो किस पर होगा, बॉइलिंग टेम्परेचर पे होगा। सोप कितना यूज करेंगे, तो सोप देखिए यहाँ पे 2 से 3 GPL यूज करिएगा। सोडा है आप कितना यूज करेंगे, 1 to 2 GPL, 1 से 2 GPL। टेम्परेचर कितना, बॉइलिंग टाइम कितना, 10 मिनट। 10 मिनट तक आपको सोपिंग करना है। सोपिंग करने के बाद आप कपड़े को वॉश कर लीजिए अच्छे से, फिर स्क्वीज कर दीजिए, निचोड़ लीजिए और फिर उसके बाद ड्राई कर लीजिए। These are the process of azoic dye। ये सारा प्रोसेस एजोइक डाई का है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे चैनल पर आकर, मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू, जय हिंद।